देखिए हम एक बहुत ही मोटा अंदाज समझते हैं आप लोग। मोटा अंदाज उसको कहते हैं। क्या होता है कि जब आप कोई सामान ऐसे व्यक्ति से खरीदने जाते हैं जिसके पास तोलने का मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है, तो आपने कभी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदा है कि नहीं खरीदा पता नहीं, लेकिन जिसके पास वजन करने का कोई तरीका नहीं है तो वो क्या करता है कि अपने हाथ में लेकर के वजन का अंदाजा कर लेता है और आपको दे देता है। मेजरमेंट नहीं होता, चुटकी से कर लेते हैं। मिलीग्राम में, ग्राम में नहीं नापा जाता। जब आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा तो केमिस्ट्री की लैब में एक केमिकल बैलेंस होता है, फिजिकल बैलेंस होता है, केमिकल बैलेंस होता है। तो जो फिजिकल बैलेंस है वो क्या करता है, वो जो रासायनिक तुला या भौतिक तुला होती है वो बहुत बारीक जो है वेट होते हैं उसमें। तो वेट और मेजर्स के जो तरीके हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और छोटी से छोटी चीज को वजन कर लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। अब हम जिस समाज में, जिस देश और दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ आप एक महामारी से जूझ रहे हैं, हम दवाई की खोज से जूझ रहे हैं, दवाई की खोज नहीं कर पा रहे हैं, वैक्सीन नहीं बन पा रही है। जो विकास हम बताते हैं कि हम पाषाण युग से लेकर के अभी तक जो हम ये पूरी जर्नी करते हुए यहां तक आए हैं, इस पूरी यात्रा में हमने बहुत सारी चीजें विकसित की हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों को विकसित करने के अलावा भी और भी बहुत कुछ सीखने को इस दुनिया में था जिससे हम सर्वांगीण विकास कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाए। तो आज हम इस मोटे अंदाज की बात करेंगे कि जो मोटा अंदाज होता है नापने का, तोलने का, तो बीमारी को भी उसी मोटे अंदाज से नापा जा रहा है, तोला जा रहा है। तो आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस देश में हैं, यहां मूल्यांकन की बारीक चीजें नहीं है, सटीक चीजें नहीं है, देशी तरीके हैं। पूरी दुनिया में देशी तरीके हैं। वैज्ञानिक तरीके अवश्य हम लोगों ने कुछ कह दिए हैं, लेकिन जब अननोन वायरस आ जाता है जैसा अभी आया है, तो फिर हम वही उसी युग में पहुंच जाते हैं जहां हमारे पास कुछ नहीं था, जहां सारी सभ्यता और सारा साइंस और सारा विकास होते हुए भी हम खाली हाथ हैं। ये चीजें आज इसलिए आपसे बात की जा रही है क्योंकि हम जिनके भरोसे हैं, जो हमारे प्रशासक हैं, जो ये शासन है और जो नीति निर्माता हैं, इस बहुत ही मोटे अंदाज से काम चला रहे हैं। उसके लिए सूक्ष्म ज्ञान या उसका विधिवत ज्ञान जो है उसका अभाव दिखाई पड़ता है। तभी आप देखते हो कि उठपटांग बयान आते हैं वैक्सीन के ऊपर। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है किस प्रकार के बयान देता है, हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार के बयान देते हैं, देश दुनिया में किस प्रकार से समस्याओं को लिया जाता है, आर्थिक समस्याओं को लिया जाता है, वैज्ञानिक समस्याओं को लिया जाता है, कितने मोटे अंदाज से हम लोग चलते हैं। और जैसे हम लोग कभी कोई ड्राइवर रखते हैं तो हम उससे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि तुमने कितनी गाड़ी चलाई है, क्या किया है, कहाँ कब कब से चला रहे हो। तो ऐसे हमारे देश चलाने वाले, विज्ञान को चलाने वाले, दुनिया को चलाने वाले ढेरों लोग हैं। वो कितने कुशल हैं, उनको कितना अनुभव है, उनको कितना ज्ञान है, वो कितना जानते हैं।
समस्याओं के बारे में, लोगों के बारे में जिनका वे संचालन करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर वे शासन करने जा रहे हैं, उनको कितना जानते हैं, उनकी समस्याओं को कितना जानते हैं। ये जानकारी जो है आपको होगी तो बड़ा आश्चर्य होगा। यहां मैं आपके उदाहरण से लेकर चलता हूं कि आप लोग जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, उसकी कॉपी चेक करने वाले लोग कितने योग्यतावान हैं। आप तो साल भर पढ़ते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। वो व्यक्ति तो तुरंत पढ़ाई तो उसने की नहीं है ज्यादा, बस किसी जमाने में वो पढ़ता था, बस कॉपी चेक करता है। लेकिन कॉपी भी कैसे चेक करता है, उस जमाने की पढ़ाई में और इस जमाने में कितना अंतर हो गया। किसी ने 1980 में मान लीजिए ग्रेजुएशन किया था, और आज जो व्यक्ति है वो 2020 का ग्रेजुएट होगा, तो 40 साल का अंतराल है। उस समय कितना कंपटीशन रहा होगा। वो व्यक्ति प्रोफेसर बन गया, वो कॉपी चेक करेगा। 2020 में जो ग्रेजुएट हुआ है और जिसने 2-3 साल सिविल सर्विसेज की खूब तैयारी की है, उस व्यक्ति की कॉपी चेक करेगा, उसका मूल्यांकन किस तरह से करेगा। तो जब आप परीक्षा देंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल आपका पेपर बिगड़ गया था, आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आपकी तबीयत भी खराब थी, तो आपको मिले थे 120 मार्क्स। और इस बार आपने बहुत जम के तैयारी की, क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ रहे थे, आप जो चाहते थे लगभग वही क्वेश्चंस आए, और मॉडल आंसर्स भी आपके काफी हद तक मिलते हैं जितने आपने प्रैक्टिस किए आंसर्स की। और इस बार जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 80 मार्क्स आए, पिछली बार 120 थे। तो ये प्रश्न चिन्ह लगता है ना उस मोटे अंदाज पे कि कॉपी चेक करने वाला भान खा करके बैठा हुआ था। और पिछली बार कौन था वो व्यक्ति जो खराब होने पर भी 120 दे गया था। इस बार उससे 100 गुना अच्छा था, मैंने 100 गुना ज्यादा मेहनत की है, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा लिखा है, वो 80 दे रहा है। आप जब पेपर दे के आए थे तो आपको लगा होगा कि वो जो 120 आए थे तो इस बार 130 140 जाएंगे। फिर आपका एक अलग ही ज्ञान और अनुभव विकसित होगा। तब आप देखेंगे कि मतलब ये जो सिलेक्शन है, ये जो एग्जाम है, ये मतलब कहीं लक तो नहीं है। ये अगर कॉपी चेक करने वाला पिछली बार जैसा हुआ होता तो आपको हो सकता है 135 दे जाता है इस बार, या फिर से 120 आ जाते। तो बहुत, दरअसल हम जिस व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं वो बहुत मोटे अंदाज वाली व्यवस्था है। हमको लगता है वैज्ञानिक सब कुछ है और वो सब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अभी वायरस का हल नहीं ढूंढ पा रहे ना, ढूंढने में लगे हैं, ढूंढ लेंगे, लेकिन उस हद तक नहीं ढूंढ पा रहे। हमको लगता है कि व्यवस्था में जो हमारे लिए नियम कानून बना रहे हैं, अभी आप प्रवासी मजदूरों की समस्या देख रहे हैं, कितना आसान होता। जो मैंने आपको कहा कि 9-10 मार्च के आसपास जब क्लियर हो गया था कि आप होली नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, होली नहीं मनाएंगे। सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब तय कर चुके थे कि हम होली नहीं मनाएंगे इस बार और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। तब मजदूरों को भी कहा जा सकता था कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हम लॉकडाउन करने वाले हैं। अभी ट्रेनें चल रही हैं, बस चल रही हैं, आप लोग चले जाइए, बाद में साधन नहीं मिलेंगे। कितने लोग चले जाते, कितने लोग निकल जाते, आसानी से बहुत सारे लोग घर पर चले जाते। 15-20 दिन में जब आपकी 2 से 5 करोड़ की जनसंख्या रोज जा सकती है विभिन्न साधनों से, तो 5 करोड़ लोग रोज जाते तो 20 दिन में कितने लोगों को जाना था। क्षमता आपकी 5 करोड़ लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की है लगभग देश में, बल्कि और ज्यादा लोगों की। तो कितने लोग निकल जाते हैं। तो आज ये समस्या, पर ये दूरदर्शिता नहीं है ना, इसका मतलब आप मोटे अंदाज से काम चला रहे हैं। तो प्रशासन में भी मोटे अंदाज से काम चलता है। ढेरों लोग जो इस सिविल सर्विसेज से, यानी अभी आपको जो बताया
कि सिलेक्शन किस तरह से होता है। इसी प्रक्रिया से निकल करके, इसी प्रक्रिया से गुजर करके, इसी सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजर करके ढेरों लोग आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, ढेरों आईपीएस बन जाएंगे। उनका अंदाज भी तो मोटा ही होगा काम करने का। वो ज्ञान के कितने सूक्ष्म अनुभव पर जाकर के काम कर लेंगे, वो अनुभव उनका कहां तक काम आएगा, कितने लोगों को वो सजेस्ट कर देंगे, जिन लोगों को वो सजेस्ट कर देंगे वो प्रॉपर समझ पाएंगे कि नहीं। इसलिए आप देखते हो कि कई लोगों को परमिशन मिल जाती है, कई लोगों को परमिशन नहीं मिलती जाने की। किसी आदमी को जाना है, वही एसडीएम है, वो एसडीएम किसी किसी को परमिशन दे रहा है अचानक से। अब देखिए एक लाइन लगी हुई है परमिशन मिलने की, और एसडीएम के सिग्नेचर से ही परमिशन मिलेगी। 11 बजे से 10 बजे से कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब वहां रिकॉर्ड रखने वाला कोई नहीं है, उनको टोकन किसी ने नहीं बांटा, उनको किसी ने टोकन नहीं दिया कि आप एक नंबर पे आए थे, आपका एक नंबर है, आप सबसे पहले जाएंगे एसडीएम साहब के पास। 11 बजे से 12 बजे तक एसडीएम बैठा, अचानक से फोन आया, चल दिया, बोले वो मीटिंग में गए हैं। अब 6 लोगों का नंबर आ चुका था, मान लीजिए 10 लोगों का नंबर आ चुका था, तो 10 लोगों को वो मिल गया परमिशन जाने की, बाकी 200 लोग खड़े रह गए क्योंकि उनका नंबर नहीं आया। जिन 10 लोगों को मिल गई, क्या वो योग्य थे, क्या उनका जाना जरूरी था, क्या क्या पैमाना है इसका। और हो सकता है पीछे से कोई आया और वो आगे आ गया और उसको परमिशन मिल गई। दरअसल कुल मिलाकर के पूरे देश में आप जो एसडीएम ऑफिस में देखें, चाहे कलेक्टर ऑफिस में देखें, चाहे एसपी ऑफिस में देखें, कई बार किसी आदमी की हत्या होती है, हत्यारे घूम रहे हैं, सबूत कुछ समझ में आ रहे हैं पुलिस वाले को, कुछ नहीं आ रहे हैं, उसने संदेह के आधार पर सबको छोड़ दिया, कोर्ट ने भी संदेह के आधार पर सबको छोड़ दिया। और कुछ लोग जो बेगुनाह थे वो 10-10 साल तक जेल में रह गए, उनको जेल में ही रहने दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई समय पे, वो जेल में रह गए। तो चाहे हमारी जेल की सिस्टम हो, चाहे पुलिस का सिस्टम हो, चाहे हमारा जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे एग्जाम सिस्टम हो हमारा, एग्जाम का हो, चाहे हेल्थ का सिस्टम हो हमारा, सब कुछ अंदाज से है। इसके लिए कोई एक व्यवस्था, जो निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। सोशल मीडिया वाले क्षेत्र की बात हम लोग कल कर रहे थे। सोशल मीडिया को जिस तरह से यूज करते हुए आप देखते हैं, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आप बोल देंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा और वो गाली देने लग जाएंगे, तुमने उसको आईडी छोड़ करके भागना पड़ जाएगा। दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, वो कुछ नहीं बोलता तो आप बोलते रहते हैं, उसको मानहानि महसूस ही नहीं होती, उसको डिफेमेशन कभी महसूस ही नहीं होता, उसको लगता है आप क्या कर सकते हैं इन लोगों का, इन लोगों की आदत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे शुरू होती है, आपके खुद से शुरू होती है, कि आप कितना डिफेमेशन मानते हैं, यानी आपको कितना बुरा लगता है। और ये होता है कि जैसे ही विचार शुरू हुआ, गलत विचार शुरू हुआ, उस विचार को ही वहां पर रोक करके शुरुआत करनी होती है। अगर आप विचार को नहीं रोक पाए तो वो खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमको एग्रेसिव होना पड़ता है जीवन में। जीवन में एग्रेसिव होने का कारण ये है कि आप एग्रेसिवली अगर उस बात को नहीं करेंगे तो आप अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, आप चोर ठहरा दिए जाएंगे, आप अपराधी ठहरा दिए जाएंगे, क्योंकि आपने प्रतिकार नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया। इसलिए परीक्षा में हम आक्रामक तरीके से लिखने की बात करते हैं कि आप अपने उत्तर में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स डाल दीजिए। इसलिए मैं रटने के पक्ष में पहले नहीं हुआ करता था, पहले कभी भी, क्योंकि हम साइंस के विद्यार्थी रहे तो साइंस में रटने से उतना ज्यादा फायदा नहीं होता, समझने से होता है। तो अब जब देखा कि नहीं होता, उससे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उसी से होता है जब आप रटते हो। भारत में यही मान्यता है। अभी आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे लाइक्स और शेयर और कमेंट्स किस वीडियो पे देखते हैं शिक्षा के मामले में? एक छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है कोई,
और वो धुआंधार किसी चीज को रट रहा है। मैंने 1-2 वीडियो देखे थे ऐसे यूट्यूब पे, जिसमें एक बच्चा एकदम से 29 स्टेट्स के नाम सुना देता था। उस समय 29 थे, अब स्टेट्स की संख्या अलग हो गई है। तो 29 स्टेट्स के नाम एकदम से लाइन से सुना देता था, एक झटके से। वो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देख लिया उसको। अब ये क्या था? आज हमारे वीडियो को जो है हजारों में नहीं जाएगा, उसका लाखों में पहुंच गया। तो ये क्या बहुत विशेष योग्यता थी? नहीं, उसने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करके रट लिया और कैमरे के सामने बोल दिया। ढेरों लोग इंप्रेस हुए। हमारे कॉपी चेक करने वाले भी ऐसे ही इंप्रेस होते हैं, ऐसे ही होता है अभी भी। आपको लगता है कि नहीं, वो तो फिर नॉलेज देखेंगे, एनालिसिस पावर देखेंगे, और ऐसा कुछ नहीं। ये इंडिया ही है, वो वही इंडिया है। वो लड़का भी वैसे ही है और कॉपी चेक करने वाला भी वैसे ही है। बस वो वहां का जेएनयू का है, डीयू का है, वहां का प्रोफेसर है। उस लड़के में और डीयू के प्रोफेसर में कोई अंतर नहीं माइंडसेट। वो चाहे राजस्थान के छोटे से गांव का लड़का हो, चाहे वो डीयू का बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, एक जैसा सोचते हैं। इंडियन मेंटेलिटी है ये, और मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे भी यही है अधिकांश जगहों पर। तो आपके इंटेलिजेंस का जो खो है, कुछ इनोवेटिव स्कूल हैं जहां इनोवेशन पे ध्यान दिया जाता है, जहां आप नया कुछ करते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। अदरवाइज तो सब जगह एक जैसा है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। आप कहेंगे ये कोई तरीका है, ऐसे तो 28 से हम भी सुना देंगे तेजी से, क्या आप हमको आईएएस बना देंगे? नहीं, उसने तो बना दिया उसको। आप मत सुनाइए, आप अपनी हेकड़ी में रहिए, आप मत रटिए। मैं इसी मोटे अंदाज की बात कर रहा हूं कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरा विज्ञान, यहां तक कि मोटे अंदाज पे चल रहा है। मोटे अंदाज। कोई बोल देता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से ये हो जाता है, उसने सारी मंगा ली। अब आपके देश के नियम का क्या हुआ, एक्सपोर्ट पॉलिसी का क्या हुआ, आपने रणनीति जो बनाई थी उसका क्या हुआ, हमारे देश के प्रति कमिटमेंट का क्या हुआ? मान लीजिए 1 करोड़ भारतीयों की जान किसी की बच सकती हो और वहां केवल 10 अमेरिकियों की जान बच रही हो, और वो वस्तु भारत में रहे तो 1 करोड़ लोगों की या 10 करोड़ लोगों की जान बच जाए, और वहां केवल 10 अमेरिकियों की जान बच रहा है। ट्रंप मांगेगा तो दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगी। तो फिर हमारी नीति का क्या हुआ, हमारी पॉलिसी का क्या हुआ? हमने जो एक नीति बनाई थी सबने बैठ करके जो तय किया था, उन चीजों का क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर आप जो पैकेज दे रहे हैं उसमें आप क्या दे रहे हैं, उसके नाम पे क्या दे रहे हैं? तो आप तो ऋण दे रहे हैं, आप तो नहीं दे पा रहे हैं, मदद तो आप नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई गाली दे रहा है तो दिए जा रहा है, किसी को दिए जा रहा है, वो सहन किए जा रहा है, तो वो ठीक है, कानून है तो है। दूसरा, एक आदमी जो है वो थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया पे उसको बोलते हैं, वो नाराज हो जाता है और वो आपके खिलाफ उठ खड़ा होता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू कितनी है और वो कितना सहन कर पाता है। अगर वो सहन नहीं कर पाता तो तुरंत उठ खड़ा होगा, तो उसके लिए न्याय व्यवस्था अलग हो जाएगी, पूरी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। किसी किसी व्यक्ति को इस्तीफा दे करके चलना पड़ता है नैतिकता के आधार पर, और कोई व्यक्ति ढीठ होकर के सारी असफलताओं के बावजूद उस पद पर बैठा रहता है। किसी व्यक्ति का देखेंगे कि तमाम प्रकार की असफलताएं हैं और उसको वहीं कलेक्टर बनाया हुआ है, और एक व्यक्ति से छोटी सी गलती हुई जबकि उसकी गलती नहीं थी, उसके स्टाफ के किसी की गलती थी, उसको सस्पेंड कर दिया, अब वो जांच में लगा बैठा है। अब आप सफाई देते रहो। तो उसी गलती के लिए, उससे छोटी गलती के लिए किसी को बहुत बड़ी सजा मिल जाती है, और किसी की बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो उससे उसकी कुछ भी सजा नहीं हो पाती। तो दरअसल क्या है कि ये जो सिस्टम है ये हमने बनाया है मानव सभ्यता के इतिहास के विकास में। मानव जाति का जो विकास हुआ और ये समाज हमने बनाया, तब हमने समय समय पर छोटे छोटे कानून बनाए। ये कल्चर का हिस्सा है। मैंने एडवर्ड टेलर की जो परिभाषा है उसके हिसाब से बताया था कि संस्कृति क्या है। संस्कृति वो है जो ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, ये जो जितनी भी चीजें, प्रथाएं, रिचुअल्स जो हैं, परंपराएं हमारी जो हैं, और वे सारी चीजें जो मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते समाज से सीखता है।
समाज का सदस्य होने के नाते समाज से जो सीखता है वो कल्चर है। ये कल्चर की परिभाषा है, प्रिमिटिव कल्चर बुक है टेलर की। तो टेलर की जो ये बुक है, टाइलर भी बोलते हैं, टेलर भी बोलते हैं, प्रिमिटिव कल्चर, उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि ये जो समाज है, ये संस्कृति यही है जो हमने अर्जित की है, समाज के सदस्य होने के नाते अर्जित किया। और इस विकास की यात्रा में हमने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे, ग्रेजुएट होंगे, वो भारत में सिविल सेवा की परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन जो ग्रेजुएट्स नहीं भी हैं और सेवा करना चाहते हैं, अगर शासन में आकर के नेता बनना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके लिए इलेक्शन की व्यवस्था है, इन लोगों के लिए सिलेक्शन की व्यवस्था है, इनका सिलेक्शन होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से इन लोगों का सिलेक्शन होगा। उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को बीच में जाना पड़ेगा लोगों के और कहना होगा कि आप हमें वोट दीजिए, लोग पसंद करेंगे तो लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत उनको चुन लिया जाएगा। अगर वो चुने गए, यानी कि इलेक्टेड हो गए, अगर इलेक्शन हुआ और इलेक्टेड हुए, तो वो शासन में आ जाएंगे। और ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जो संविधान के द्वारा स्थापित है, और हमने 1950 में इसको अंगीकार किया, और उसके बाद से हम लोग उससे शासित होते हुए चले आ रहे हैं। और संविधान बना तब आपको पता है कि हमने तमाम मानव सभ्यताएं जितनी दुनिया भर में बिखरी हुई है और जिनको हम सफल कह सकते हैं, सफल मान सकते हैं, उन सभी मानव सभ्यताओं के कानूनों का विकास पढ़ा, समझा, और उनको तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिव स्टडी करके, और फिर हमने उनमें से अच्छे अच्छे चीजों को लेकर के और हमारा अपना कानून बना दिया। उसको हम संविधान कहते हैं। हालांकि उसकी हमने व्याख्या की, उसका एनालिसिस किया, उसको संविधान सभा में रखा, बहस हुई, प्रॉपर ड्राफ्टिंग की गई, और अंततः उसका डॉक्यूमेंटेशन इस रूप में हुआ जो आज हमारे सामने है। तो आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, उसका मूल जो तत्व ये है, सार ये है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम तमाम प्रकार के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं। आप देखते हैं किसी स्टेट की पुलिस जो है, वो अगर मान लिया जाए कोरोना के मरीज हैं, तो वो जा रहे हैं, तो या कोई भी आम आदमी जा रहा है तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको फूल दे रहे हैं या उसको गाना गा के सुना रहे हैं। और कई जगह मुर्गा बनाया हुआ है, जबकि वो 400 किलोमीटर पैदल चल के आया है, लेकिन अब उसको आपने मुर्गा बना दिया है, या आपने उससे दंड बैठक लगवा रहे हैं। वो थका हुआ है, भूखा है, उसको पानी की और खाने की जरूरत है। हम किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, इसका कोई पैमाना हमारे पास नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। नई सरकार ने निर्देश जारी किए हैं इसके बारे में कि आप ऐसा करेंगे। इसीलिए सब तरफ पूरे देश में बहुत अलग अलग व्यवहार हो रहा है, सब लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार हो रहा है, बीमारों के साथ भी अलग अलग व्यवहार हो रहा है। हमको क्या लगता है, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये यही कोरोना के मरीज हैं? ये तो अचानक से आपका ध्यान गया, या आपने जो है वो जांच कर ली वहां जाकर के, तो वहां पर आपने कहा यहाँ तो 25 लोग कोरोना के मरीज निकल आए, हमने जांच कर ली। तो थोड़ा 4 कदम आगे जाकर के जांच कर लो तो 25 और निकल आएंगे। पड़ोस के मोहल्ले में जांच कर लो तो वहां 400 और निकल आएंगे। उसके पीछे और जांच कर लो तो 300-400 और निकल आएंगे। आप गए नहीं ना, आप गए नहीं, 100 गुना आंकड़े निकल आएंगे आपके अभी। बस ये है कि कोरोना के लगभग 90% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और उनके लक्षण जो है बाहर निकल करके नहीं आएंगे और वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे। उनको ऐसे लंग्स में पानी करना और ये हो गया और लंग्स जाम हो गए और मर गया, और या फिर बहुत तेज छींकें आ रही हैं और बहुत तेज बुखार है और बहुत सूखी खांसी चल रही है, ये लक्षण उसको दिखाई नहीं देंगे, बट वो कैरियर है। तो आपने गिन लिए क्या? पूरे समाचार पत्र, पूरे समाचार के चैनल जितने भी हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कल हमारे यहाँ 5000 लोग बढ़ गए, इतनी 1000 मौतें हो गई। आपको पता है इतनी 1000 ही मौतें हो गई हैं और इतने 1000 ही बढ़े हैं? क्या क्या है आपके पास सिस्टम ऐसा जिससे आपने ये पता किया कि ये इतनी मौतें हैं और ये
आपके केवल इतने मरीज हैं। क्या सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है आपके पास? कोई सिस्टम नहीं है, मोटा अंदाज है। जैसे वो कॉपी चेक कर रहा था, उसको उसी कॉपी पे आपको वो 135 नंबर भी दे सकता है, उसी कॉपी पे आपको 75 नंबर भी, 60 नंबर भी दे सकता है। इंटरव्यू लेने वाला जो बैठा है वो आपको 60 मार्क्स भी दे सकता है और 250 भी दे सकता है, 240 दे देता है वही आदमी। आप इंटरव्यू लेने के लिए 10 कमरे हैं, यूपीएससी में 10 कमरे होते हैं, आप उसी व्यक्ति को 10 कमरों में भेज करके देख लीजिए, आपको 60 से लेके 240 का नंबर मिल जाएगा। किसी कमरे में उसको 60 नंबर देंगे, किसी कमरे में उसको 110 नंबर देंगे, किसी कमरे में उसको 130 नंबर देंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि जो बेस्ट कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, सारे कमरों में वो 200 से ज्यादा लेके आ रहा हो। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। इसका मतलब मोटे अंदाज से आप इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर आपको आईएएस बना देते हैं। तो लक बहुत मायने रखता है आपके लिए वाकई में, कि आप किस कमरे में जा रहे हैं। तो उस दिन हनुमान जी काम आएंगे, उस दिन बहुत दुआ प्रार्थना जो कर सकते हो करो भाई, वही काम आएगी। यानी कि उस दिन आपकी लॉटरी है, लॉटरी लगने वाली है आपकी, और कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान से कुछ होना ही नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आपकी गलत बात पे भी हंस सकते हैं, आपकी अच्छी बात पे भी आपसे गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही सोशल मीडिया का गेम है, यही चुनावों का गेम है। कितना भी अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर लो वो हार जाता है, कितना गधे टाइप आदमी को उसको जो है वो खड़ा कर दो वो जीत जाता है। उसको कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने योग्य व्यक्ति हो, आप कितने काम के आदमी हो, जनता को कितने काम आओगे, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमारा चुनाव बहुत रिस्की है, बहुत मोटे अंदाज वाला चुनाव है। आपकी परीक्षाएं कितनी रिस्की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करें। अब हमको थोड़ा सा एग्रेसिव बनना पड़ेगा हर मामले में, क्योंकि काम यदि अंदाज से चल रहा है तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से चिल्लाना पड़ेगा। कहीं जादूगर जादू दिखाता है और कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे निकल करके आऊं और जादूगर के पास चला जाऊं और जादूगर मुझे जो है वो सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करे जादू में, तो आपको तेजी से आवाज लगानी पड़ेगी और तेजी से हाँ भरनी पड़ेगी। कई बार क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता है तो हमको आंसर आता है, हम जानते हैं उस आंसर को कि टीचर क्या प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन हम संकोची हैं, घोषणा नहीं कर पाते, अपने अंदर की घोषणा भी नहीं कर पाते, अपने आंसर की घोषणा भी नहीं कर पाते। तो हम चूंकि घोषणा नहीं कर पाते इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। टीचर ने बोला कि बताओ ये क्या है, आपने कहा, आपने सोचा नहीं है तो वही है जो सर पूछ रहे हैं, मुझे पता है, हाँ यही आंसर होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाते, हिचकिचाते हैं। अब अचानक से एक आदमी को आधा अधूरा प्रश्न आता है, कई बार आधे अधूरे वाले ज्यादा जल्दी बोलते हैं, और पीछे बैठा है जोर से चिल्लाता है सर ये, और सर उसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं और उसको क्रेडिट देते हैं, इधर आ जाओ, देखो 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 तुमने हिम्मत की, इधर आओ, ये देखो बच्चा ये बिल्कुल सही बोल रहा था, दरअसल इसमें थोड़ी सी गलती थी, पर उसको क्रेडिट चला गया। उसके बाद उसको मार्क्स भी मिलने लगे, और इंटरनल और जो बहुत सारे ऐसे मार्क्स होते हैं जो टीचर के हाथ में होते हैं, वो बाहर यूनिवर्सिटी या बाहर के उस पर वैल्यूएशन पे डिपेंड नहीं करता, वो मार्क्स उसको दे दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स ले गया वो, सब लोगों को 50 में से जो है 24 किसी को दे रहे थे, किसी को 37 दे रहे थे, 27 दे रहे थे, उसको सीधा 44 50 में से। क्यों? क्योंकि वो बोला था। तो आपको बोल के दिखाना पड़ेगा। एग्रेसिव जो आक्रामकता है, अगर आप रक्षात्मक रहे तो आपको खा जाएंगे लोग। अब आप डीएम रह करके रक्षात्मक रहे तब भी निपट जाओगे, आप पुलिस वाले हैं और रक्षात्मक रहे वहां पे भी हो जाएगा काम आपका, नेता हैं और आप रक्षात्मक है वहां पे भी खत्म हो जाएगा, आप कोई संस्था के बहुत बड़े आदमी हैं तो भी आप निपट जाएंगे रक्षात्मक रह करके, और रक्षात्मक रहे तो आप परीक्षा में भी निपट जाएंगे और इंटरव्यू में भी निपट जाएंगे। अब इंटरव्यू तो मैंने कहा ना, वो उसका तो मामला थोड़ा सा जुआ जैसा है, भगवान के हाथ में।
उस दिन उसमें आक्रामक रहेंगे तो हो सकता है उल्टा हो जाए, क्योंकि आदमी खराब है, ऊपर बाहर इंटरव्यू लेने वाला ही खराब है, तो क्या करोगे आप? वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से आते हैं अधिकांश लोग, तो उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें अकल ही नहीं है, वो अपने पूर्वाग्रहों को लेकर के बैठा हुआ है। आपके नाम के और आपके बायोडाटा के साथ में बहुत सारी चीजें रहती है। अगर मान लिया जाए वो जिस नेता को पसंद नहीं करता और आपके मकान के एड्रेस में उस नेता का नाम है, जैसे मान लीजिए कोई नेहरू का विरोधी है, कई लोग नेहरू विरोधी हैं, बहुत खतरनाक तरीके से सुबह से लेकर शाम तक नेहरू के खिलाफ कुछ न कुछ पोस्ट डालते रहते हैं फेसबुक पे। अब कहां से ज्ञान आया पता नहीं उनको, 1942 के पेपर की कटिंग, 1945 के पेपर की कटिंग खुद भी बनाते रहते हैं, आजकल तो एडिटिंग करके वो सब बना लेते हैं और बोलते हैं ये देखो इनने सुभाष बोस के साथ ये किया था, ये रेपिस्ट था, ये 1943 में इस आदमी ने ये कर दिया था, 1944 में इसने ऐसा कर दिया था। ऐसा करके पूरा एक नकली वो बना करके सुबह से शाम तक वो ये इसी टाइप से सोचता है। तो लोग गांधी के खिलाफ सोचते हैं, तो ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ, कुछ लोग सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो फिर वो सावरकर की कोई भी बात नहीं मानते। तो जो समालोचक होते हैं वो कहीं सावरकर की आलोचना भी करते हैं, तो दूसरी तरफ सावरकर के अभिनव भारत, मित्र मेला और उनके स्वतंत्र संघर्ष में जो विभिन्न प्रकार के योगदान है, अब्रॉड में जाकर के जो बाहर जाकर के उन्होंने जो भारत भवन में जो काम किया था, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया हाउस जिसको कहते हैं, वहां पर जो उनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, तो उन चीजों को भुला देते हैं। वो एक ही पक्ष को लेकर बैठ जाते हैं उनके जीवन के, और एक ही घटना को लेकर बैठ जाते हैं और आलोचना करने लगते हैं। दूसरी तरफ से वो सोचते ही नहीं, दूसरे एंगल से सोचते ही नहीं। यही चीज नेहरू के साथ है, यही चीज गांधी के साथ है। कई व्यक्ति जो है पूरी जिंदगी में कहीं गलती करता है तो बहुत सारी अच्छाइयां भी करता है, लेकिन मूल्यांकन का जो तरीका है वो एक तरफा अगर मूल्यांकन आप करेंगे तो खत्म हो जाएगा मामला। तो एक तरफा मूल्यांकन करने लगता है और बस उसी ज्ञान को बगाड़ना चाहता है। अब ऐसा व्यक्ति यदि इंटरव्यू में बैठा हुआ है जो नेहरू से खुन्नस पाले हुए, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति और आपके घर के एड्रेस में है कि नेहरू नगर, आपका घर का एड्रेस है नेहरू नगर, 581 नेहरू नगर, ये आपका एड्रेस है। अब नेहरू नगर नाम आपने तो नहीं रखा, पहले से रखा हुआ है, लेकिन आपके एड्रेस में नेहरू नगर है, इस वजह से आपके 50-60 नंबर कम हो सकते हैं, 100 नंबर भी कम हो सकते हैं इंटरव्यू में। तो ये कितनी खतरनाक चीज है। मतलब आप कितने सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। आपका सरनेम है, उससे आप पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके नाम से प्रभाव हो सकता है। उसके दुश्मन का नाम है मान लीजिए और आपका नाम सुरेंद्र है, उसके दुश्मन का नाम भी सुरेंद्र है, तो आपको निपटा देगा। तो ये तो आपने जो लोगों को बिठा रखा है उनका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई है नहीं कुछ। क्योंकि देखिए आप किसी ऐसे आदमी से बात करके देखिए, तो जो पूर्वाग्रह होते हैं और मन की ग्रंथियां होती है बड़ी खतरनाक होती है। तो आप मान लीजिए किसी को बीजेपी का आलोचक है और कोई कांग्रेस का आलोचक है, तो जो जैसी बात सुनना पसंद करेगा वैसी बात करेंगे, तो आपको चाय पिलाएगा, बिठाएगा, बहुत देर तक बात करेगा, बहुत खुश भी रहेगा, बहुत गदगद करके हंसेगा भी सही। लेकिन आपने अगर उसके मन मुताबिक बात नहीं की तो वो समझाने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ मिलाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उसका ज्ञान कितना है, आपका ज्ञान कितना है, ये मायने नहीं रखता। व्यक्ति आपसे कितना सहमत है, ये चीजें मायने रखती हैं। क्या आप उससे कितने सहमत है? आप सहमत नहीं है तो आप विरोधी हैं, तो आपका सहमत होना बहुत जरूरी है। तो सहमति कितनी मायने रखती है, सर ये सहमति का अंदाज कितना मोटा है। क्योंकि अगर सहमति उस रूप में है कि आप ज्ञान के आधार पर लड़ रहे हैं, ज्ञान के आधार पर बात कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। यदि आप ज्ञान के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद सहमत होने की बात कर रहे हैं, तो ये तो दुराग्रह है। लेकिन लोग दुराग्रह करते हैं। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ जो विज्ञान की हालत है, यहाँ जो ज्ञान की हालत है, यहाँ जो शासन प्रशासन
और जिन चीजों से हम लोग प्रभावित हैं, जिन चीजों से हम लोग संचालित हैं, उन सब में एक बहुत मोटा अंदाज है, उसमें ज्ञान का पुट नहीं है, और सूक्ष्मतम ज्ञान का तो बिल्कुल भी नहीं है, और विशिष्ट ज्ञान का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो एक बहुत ही उथले ज्ञान से संचालित होता है, और वही लोग सारा संचालन करने लगते हैं। उसमें कितने सारे पूर्वाग्रह हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती है, जिसको बोलते हैं देशकाल परिस्थिति। देशकाल परिस्थिति का मतलब किस जगह पर आप हैं, कौन से समय में आप हैं, कौन सी स्थिति में आप हैं, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होता है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी उपलब्धियां हासिल होती है आपको। इसलिए आप देखते हैं कि आपकी क्लास में बहुत पीछे वाली क्लास में था, पीछे बैठता था और उसको कुछ आता नहीं था, टीचर उसको हमेशा डांटते रहते थे, वो बहुत आगे बढ़ गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी क्लास का टॉपर था, उसको बहुत कुछ मालूम था, वो बहुत पीछे रह गया। तो फिर ये क्या है, इससे हम क्या माने, ये संयोग है या क्या चीज है? तो कोइंसिडेंस भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ऐसे समाज में और ऐसे समय में जी रहे हो, तब हमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए, और खास करके जब प्रतियोगिता शब्द हो, बहुत प्रखरता से और बहुत आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही प्रखरता के साथ हमारे अंदर की और हमारे विचारों की घोषणा करनी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं वो स्टूडेंट की बात कर रहा था कि उसने मन में नहीं रखा, वो मन में विचार संशय में नहीं पड़ा रहा, वो बोल पड़ा, और जो बोल पड़ा उसका बिक गया, है ना। जो चलता है वो बिकता है। तो जो चलना पड़ता है आपको मार्केट में चलना पड़ता है, आपको अपने आप को बेचना है, अपने आप को सेल करना है, अपना मूल्य लगाना है, और अपना यदि आपको प्रदर्शन करना है और आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी तारीफ करें और आपको अवसर मिले, रोजगार का अवसर मिले, यानी आपको जॉब मिले, आपको मेहनताना मिले, तो आपको आगे आना पड़ेगा, आगे आकर के बोलना पड़ेगा, अन्यथा तो कुछ नहीं होना जाना। इसलिए आप जब तक बोलते नहीं, आप जब तक बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, घोषणा नहीं करते, तब तक आप जो कुछ भी हो कोई नहीं मानता, कोई स्वीकार नहीं करता। और यदि आपको कोई परेशान करता है, आरोपित करता है, तब भी आपको प्रखरता से चिल्लाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये जो तुम समझ रहे हो ये गलत फहमी है तुम्हारी, इसको ठीक करो। तो उसको ठीक करने के लिए बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो आप भुगतते रहो, उसके जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेंगे। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं ये आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, बहुत सारे पेपर में काम आएगी, और खास करके अभी आप जो तमाम प्रकार के आर्टिकल पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, उनमें जो विचार आते हैं, उन विचारों को कैसे संतुलित रूप से अपने आंसर के रूप में लेकर आना है, उसके लिए भी जानकारी मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए कई बार आप, अच्छा, आपने कुछ ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें आपसे कहा गया, आपसे बातचीत में आपने पाया होगा कि हम हॉस्पिटल में उन डॉक्टर साहब के पास गए और उनको बीमारी बताई, उन्होंने कहा जांच करा के लाओ, हम जांच करा के लाए, डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये बचेगा नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए, फलाने डॉक्टर का नाम लेते हैं, फिर उन्होंने भी ऐसा मना कर दिया था। फिर हम इनके पास आए, इनके पास ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन इनके बारे में कहा था कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, और जगह भी बहुत छोटी है, हम बड़े बड़े शहरों में दिखा के आए, लेकिन इस छोटी सी जगह पे आए और हम ठीक हो गए। तो कई लोग बोलते हैं हमको उस डॉक्टर की दवाई लग जाती है, बाकी की नहीं लगती है। तो फिर बाकी लोग जो मना कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है आपका इलाज कर देता है, ये किस आधार पे कर देता है, जबकि उसके पास तो बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, बड़ी जगह है, वो तो नहीं कर पाता, ये तो कर देता है। तो ये श्रेष्ठता का आधार क्या है? बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री, बड़ा आधार क्या है? इसलिए आप क्या सारे आईएएस सक्सेस हैं?
तो फिर आप आईएएस का ट्रांसफर क्यों करते हो? दूसरा आईएएस कर वहां आज आप बिठाते हो, व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है। क्यों हो जाती है? दूसरे व्यक्ति को बिठाने से ठीक क्यों हो जाती है? वो तो आईएएस है ना, पुराना व्यक्ति तो नहीं कर पाया। इसका मतलब सारे आईएएस एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए सारे जिले ठीक ठीक चल रहे होंगे देश के, 700 जिले में अच्छे से प्रशासन चल रहा होगा, ये हम नहीं कह सकते। तो सारे मंत्री और सारे नेता ठीक होंगे और किसी एक पार्टी के सारे ही खराब होंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये हम सब एक सामूहिक रूप से विकसित होते हुए यहां तक पहुंचे, और सामूहिक रूप से ये विकास हुआ है, इसमें जो क्रेम निकल करके आया वो काम में आना चाहिए। इसलिए अपने अंदर के व्यक्ति की घोषणा करनी पड़ती है, अपना अंदर का व्यक्तित्व तो निकाल करके बाहर लाना पड़ता है। और अगर आप इस समाज में बोलने में कामयाब हुए, अगर आप बात रखने में कामयाब हो गए और आपने अंदर की घोषणा कर दी और घोषणा को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया, तो आप सफल होंगे। और अगर नहीं पहुंचा पाए तो आप असफल लोगों में कहलाएंगे। गलती आपकी बता दी जाएगी कि आपको कुछ नहीं आता था, आपको आता होता तो आप बोलते, आप सामने आते। इसलिए कानून में जब आप सबूत लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा कभी भी किसी केस में जो पहली डायरी बनती है और पहली बार जो एफआईआर होती है, पहली बार जो शिकायत होती है और पहली जो सारी चीजें होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, कोर्ट उसमें बाद में आसानी से इजाजत नहीं देता, नई एप्लीकेशन नहीं जोड़ने देता, नए डॉक्यूमेंट, नए कागज नहीं लगाने देता। उसमें वही कागज रहते हैं, वही सारी चीजें जो है उसमें काम आती हैं। आप सोचें कि एक आप बीच में एक नया कागज लगाते हैं तो नहीं लगा सकते। तो आपको पहली बार ही इतने आक्रामक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाद में जोड़ना चाहेंगे तो बाद में नहीं जुड़ पाती। इसलिए कोर्ट की कार्रवाई जो होती है उसके बारे में यदि आप ध्यान रखें तो आपको पहली बार सारी बातें अच्छे से कहना पड़ती हैं। पुलिस में जो रिपोर्ट आप लिखवाते हैं, एफआईआर से पहले जो शिकायत लिखाते हैं, तो एफआईआर के समय में जो आपने शिकायत लिखी है, शिकायत की जो लैंग्वेज है वही एफआईआर की लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट है वो उसके सपोर्ट में होने चाहिए। अगर इन तीनों में अंतर आया तो आप कैसे हार जाएंगे? तो आप अपनी बात को पूरी शिद्दत से परीक्षा में कैसे रखेंगे, तो उसके दो पार्ट आपको बताए थे, कंसेप्चुअल पार्ट और फैक्चुअल पार्ट। कंसेप्ट्स को भी उतने ही मजबूती से रखिए और उतनी ही मजबूती से फैक्ट्स को रखिए। सामने वाला कितना भी किसी भी प्रकार का कॉपी चेक करने वाला हो, वो सोचने के लिए बाध्य हो जाए, वो बाध्य हो जाए कि देखिए, कुछ लोगों ने प्रतिभा के बल पे सिद्ध किया है। जब हम गायन शैली की बात करते हैं तो अरिजीत सिंह गाते हैं और लता मंगेशकर गाती हैं, या हम बहुत सारे और कलाकारों को ले लें जो एस्टेब्लिश्ड है काफी अच्छे से। तो उसमें सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अपना अपना अलग अलग गाने का तरीका है, जोन है, एक तरह से जोनर है जिसको कहते हैं, और वो अपने अपने जोनर के गाने जो है वो बहुत अच्छे से गाते हैं, तो परफेक्ट है अपने फील्ड में। कुछ कलाकार खेल के मायने में बहुत परफेक्ट है, कुछ सिनेमा में एक्टिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। उनको हम एक, जैसे इरफान की बात आई थी तो वो चले गए, तो उसके लिए काफी लोगों ने श्रद्धांजलि दी कि वो बहुत बढ़िया कलाकार थे और अपने भाव भंगिमाओं से जो है वो एक्टिंग कर लेते थे। ये जो चीजें हैं ये परफेक्शन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परफेक्शन है। तो परफेक्शन है तो उसको सिद्ध करने की ज्यादा दिक्कत नहीं आती, उसको पर प्रदर्शन करके दिखाना पड़ता है। अगर आप कहें कि नहीं आप बहुत परफेक्ट व्यक्ति हैं, तो उनसे इसका मतलब कोई सिनेमा स्टार है बहुत बड़ा, तो उसकी तो फिर कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा सिनेमा स्टार नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े कलाकारों की भी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, कोई जाके नहीं देखता उनकी फिल्म को, या बहुत कम लोग देखते हैं, चाहे कितना ही बड़ा ब्रांड नेम हो। क्योंकि एक बार फिल्म शुरू हो जाती है, प्रोड्यूसर का पैसा लग जाता है, तो कलाकार को कई बार लगने लगता है कि ये तो गई फिल्म, लेकिन अब चूंकि उसको पूरी तो करना पड़ता है। कई लोग अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हमको फिल्म पूरी करनी पड़ी, हमको पता है कि ये
फ्लॉप जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पूरी करनी पड़ी क्योंकि पैसा ले रखा था। ठीक वैसे ही काम होता है हमारी जिंदगी में। हम जो है चीजों को उस रूप में अगर नहीं समझ पाते तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है कि नहीं हमको। तो परीक्षा में हमको नुकसान न झेलना पड़े, इसलिए जितनी ज्यादा आक्रामकता आप दिखाएंगे फैक्ट्स के मामले में, कंसेप्ट्स के मामले में, उतने ज्यादा मार्क्स बटोर पाएंगे आप लोग। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आप अभी अगर किसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अपने अंदर की आक्रामकता की कमी के कारण से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने उस काम को पूरी तरह से नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ कोटेशन है कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। सफलता का प्रयास पूरी मन से हुआ होता, पूरे प्रयत्न किए होते तो असफलता नहीं होती। असफलता है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, हमारे अंदर कमी रह गई है, हमने किसी न किसी पक्ष को ठीक से नहीं किया, तो आपका कोई भी पक्ष कमजोर ना हो पाए। इसलिए आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए हमको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका एक ही तरीका है सबसे ज्यादा, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके सफलता और असफलता का मूल कारण अभ्यास ही होगा। अभ्यास बहुत अच्छा आपने किया, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की तो परफेक्शन आएगा, निकल करके आता है। नहीं की तो आप बाहर हो जाओ, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो। अभ्यास ही मायने रखता है। अभ्यास आपको परफेक्ट बनाता है, परफेक्शन लेके आता है। रही बात इंटरव्यू की, तो मैंने कहा उसको थोड़ा किस्मत पे छोड़ दो, उससे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अभ्यास बहुत जबरदस्त होगा तो वहां पर भी आप बाध्य कर देंगे, है ना। लेकिन कुछ दुष्ट होते हैं तो वो एकलव्य का अंगूठा भी मांग लेते हैं। दुष्ट लोग तो हर युग में रहे हैं ना, तो उनको मालूम था कि एकलव्य जो है ज्यादा प्रतिभाशाली है और इसकी प्रतिभा एक दिन जो है वो मेरे प्रिय शिष्य को हरा सकती है। क्यों मैं इसको प्रतिभा विहीन न कर दूं, क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि इसकी प्रतिभा छीन लूं। तो प्रतिभावान की प्रतिभाएं भी छीनी गई हैं इतिहास में। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो कई बार प्रतिभावान लोगों को पीछे रखा गया, जानबूझ करके पीछे रखा गया। दरअसल तो फिर क्या दिक्कत है, प्रतिभावान था और गुरु में श्रद्धा थी और निष्ठा की वजह से उसने अपना अंगूठा तो दे दिया कहने से, चाहता तो मना कर सकता था कि ये कोई गुरु दक्षिणा थोड़ी हुई, आप गुरु दक्षिणा ढंग से मांग लो, ये तो बेईमानी हुई, नहीं देते हम, क्या कर लेते। लेकिन उसने गुरु दक्षिणा दी, उसकी निष्ठा तो थी। लेकिन ये जो धूर्तता है, ये जो ऐसी धूर्तता दिखाई पड़ती है ना इतिहास में, जहां कहीं ऐसी धूर्तता वर्तमान में भी आपको कई जगह दिखाई पड़ेगी। जब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कहीं के कलेक्टर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत आगे भी जा रहे हैं और आपको इनाम भी मिलने वाला है प्रधानमंत्री से, एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नाम गया आपका इस बार, और आपके कमिश्नर ने या आपके किसी बड़े अधिकारी ने, चीफ सेक्रेटरी ने आपको फोन किया कि दरअसल ये जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है और जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमको इनाम मिलने वाला है, ये दरअसल उधर आकाश जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि ये अवार्ड तुम उसको दिला दो। तो तुमको ये प्रोजेक्ट का क्रेडिट जो है उसको देना है। अब आपका बॉस जो है वो जब इतना बड़ा अधिकारी जब आपसे कहेगा, या इतना बड़ा अधिकारी षड्यंत्र करके ही उसको दिला दे, आपसे न कहे, तो आप क्या कर लेंगे। होगा ऐसा, कई बार होगा, ऐसा होता है। जब आप ये पूरी जिंदगी आपको, मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूँ मोटे अंदाज की, और इस तरह से ये हो जाता है और उस तरह से वो हो जाता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी जिंदगी चलता है। पूरे अंत समय तक आपको ये इंटेंसिटी बरकरार रखनी पड़ेगी अपनी। ये मानव क्षमता अपनी जिंदगी में आपने जो कुछ भी अचीव किया है, आप जो मेहनत कर रहे हैं,
और अगर आपको इसको प्रूव कराना है, इस पे आगे बढ़ना है और इस पे कुछ क्रेडिट लेना है, सक्सेस लेनी है, नाम करना है, या कुछ भी आपको करना है, सफलता जिसको कहते हैं, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको हर समय तैयार करके रखना पड़ेगा आक्रामकता के लिए, प्रदर्शन के लिए, आगे रहने के लिए, घोषणा करने के लिए। कहीं पे भी आप पीछे रहे कि आपको धकेल दिया जाएगा। कई जगह आप आसानी से धकेल दिए जाएंगे, कहीं षड्यंत्र पूर्वक धकेल दिए जाएंगे। आप बहुत ज्यादा सीधे हैं तो बहुत आसानी से धकेल दिए जाएंगे पीछे, नहीं तो षड्यंत्र कर लिया जाएगा आपके खिलाफ, और षड्यंत्र सफल भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से बात उठानी पड़ती है। अच्छा, ये चीज मायने नहीं रखती कि आप कितने बड़े आदमी हैं, कितना है, सब साथ छोड़ देते हैं। इतिहास उठा के देखेंगे, हमारी कथाओं में भगवान का साथ भी छोड़ गए लोग। छोटे छोटे लोगों ने सहायता की। रामायण में राम की सहायता करते हुए आपको बड़े लोग दिखाई नहीं देंगे, छोटे लोग सहायता करते हुए दिखाई देंगे। बहुत छोटे लोग सहायता करते हैं। और खास करके सिविल सर्विसेज के मामले में मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी जिंदगी में बहुत सफल हुए हैं, और सफल तो उस तरह से नहीं हुए वो, अगर आप उनका नाम गूगल में सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन नैतिक रूप से वो लोग सफल हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से प्रशासनिक सेवाएं की हैं। आप उनको खोजेंगे तो शायद वो उतने पॉपुलर नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी उन्होंने कभी काउंट नहीं कराया। और कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़े से अच्छे काम किए या बिल्कुल भी अच्छे नहीं किए, लेकिन अच्छे बता करके उन्होंने गिना ज्यादा दिया, तो सोशल मीडिया पे उधर उनके हजारों लाखों वीडियो देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे इतने व्यूज हैं, इतने लाइक्स हैं, और ऐसा लगेगा कि वो उनके जैसा तो कोई है नहीं, बाकी ने तो कुछ किया ही नहीं। ये एक आदमी है जिसने प्रशासनिक सेवाएं की है, जिसने आईएएस होकर के अपने धर्म को निभाया है। ये एकमात्र आदमी है ऐसा लगेगा आपको, जबकि वो धूर्त है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया है, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, वो सारा क्रेडिट ले जाते हैं, कुछ नहीं करते हुए भी ले जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं उस तरह से। इसलिए हम चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो भी एक्टिव बने। आप अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपकी सारी अच्छाइयां बेकार हो जाएंगी। तो आपको अच्छा काम करना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, उसके साथ साथ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखना भी है। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे दिखने भी चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो उन प्रशासनिक अधिकारियों की जो मैं बात कर रहा था, उनके साथ कुछ दुर्भाग्य कहें या कुछ ऐसी चीजें कहें कि जो काम उनका था अवार्ड दूसरे को मिल गए, जो काम पूरी तरह से सोच ही उनकी थी उस सोच को ही चुरा करके कोई दूसरा ले चला गया, दूसरे ने उसको गिना दिया, दूसरे ने बुना दिया। यही चीजें होती है। इसलिए आप देखते हो कि जो स्टार्स हैं उनके बच्चों को ब्रेक मिलता है सिनेमा में, तो धीरे धीरे वो अपना मुकाम बना लेते हैं और उनको भी फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है। ऐसा नहीं कि उसके दादाजी को गया था और पिताजी को गया था तो अब वो बेस्ट एक्टर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं उसके जैसे जो बेस्ट एक्टर तक पहुंच सकते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो मौका हासिल करना पड़ता है, मौका प्राप्त करना पड़ता है। जो लोग ऐसा मौका प्राप्त करने में कामयाब हुए उनको भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। खिलाड़ी के तौर पे जो मैदान में उतरने में कामयाब हो गए वो लोग मैन ऑफ द मैच ले गए, जबकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी से जुड़े हुए नहीं थे या किसी एजेंसी से जुड़े हुए नहीं थे। उसके बावजूद वो कोई बड़ा नेता है, वो जरूरी नहीं कि हमेशा जो है वो किसी बड़े नेता का ही बेटा हो। किसी छोटे व्यक्ति को जब मौका मिला नेता का बनने का, हमारे प्रधानमंत्री उसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। गुजरात के छोटे से गांव से निकल करके हर जगह उस व्यक्ति ने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, गांव की शाखा से लेकर के और आरएसएस के विभिन्न कार्यक्रमों में वो गए। और जब मौका लगा कि बीजेपी को कुछ कर गुजरना है तो बीजेपी के लिए जी जान लगाने लगे। पहले आरएसएस के लिए करते थे, फिर बीजेपी के लिए करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए,
क्योंकि वो स्वयं सेवक थे, और स्वयं सेवक जो है वो आपदाओं में काम करते हैं, डिजास्टर में काम करते हैं। तो उनको लगा कि डिजास्टर में काम, एक भूकंप आया था, भुज का भूकंप, कच्छ का भूकंप, आप जानते हैं गुजरात में। तो कच्छ और भुज के भूकंप में हालात बहुत खराब हो गए थे गुजरात में। तो उनको लगा ये स्वयं सेवक है और आरएसएस का आदमी है, और आरएसएस के लोग जो हैं वो आपदाओं में खूब अच्छा काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करके बताएगा। तो वो लगे, और जब वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो दरअसल क्या होता है कि मुख्य रूप से जो भाव था वो तो स्वयं सेवक वाला ही भाव था, आरएसएस का भाव था, और सेवा का भाव था। और सेवा के भाव से जब जुटे तो उन्होंने परवाह नहीं की और उसको कर दिखाया। तो उसका फायदा ये हुआ कि, फायदा तो नहीं कहा, दुर्भाग्य है, घटना हुई थी, आपको पता है कि उनके समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कार सेवकों को जला दिया गया था। अब उसको कुछ लोग दुर्घटना का रूप देते हैं, लेकिन जो हिंदूवादी लोग हैं वो तो सारे के सारे यही मानते हैं कि गोधरा कांड जिसको हम लोग कहते हैं, गोधरा में ट्रेन जो है वो, जिस बोगी में कार सेवक थे वो बोगी जल गई और उसमें बहुत सारे कार सेवक मारे गए। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है पूरे गुजरात में दंगे हुए और उसमें बहुत सारे आरोप लगे मुख्यमंत्री। अब वो आरोप जो है वो एक तरफ से कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हो गए, और व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में आ गए। लेकिन उस आदमी में आप देखेंगे कि एक जिद थी नेतृत्व के प्रति, जो एक नेतृत्व के प्रति ये कह सकते हैं कि अपने अंदर की घोषणा करना। वो चाहते तो गुजरात के लेवल के लोगों को टारगेट करते, गुजरात के जो मुख्यमंत्री के कांग्रेस के दावेदार हैं उनको टारगेट करते, और अपनी राजनीति को गुजरात तक बनाए रखते, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, वेंकैया नायडू थे, नितिन गडकरी थे, और लालकृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी। केंद्र में कम से कम 25 बड़े नेताओं के नाम आप गिन सकते हैं जो नरेंद्र मोदी के लेवल से ऊंचे थे। और नरेंद्र मोदी जब भी दिल्ली जाते थे तो उनका नंबर उनके बाद आता था, 25 नेताओं के बाद आता था। यानी कुर्सियां भी लगेंगी तो उस तरह से लगती थी कि वो 25 नेताओं के पीछे बैठते थे। वो तो किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री मात्र थे, और वो तो केंद्रीय नेता थे, सारे केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में थे। लेकिन वो उतनी आक्रामकता से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कटाक्ष नहीं करते थे, और मनमोहन सिंह को नहीं करते थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ व्यक्ति सीधा घोषणा करता था, और उनकी नजर जो थी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थी, और सीधा आरोप लगाता था सोनिया गांधी पे, सीधी लड़ाई लड़ता था वो राहुल गांधी से, और सीधी लड़ाई थी उसकी मनमोहन सिंह से, प्रधानमंत्री से। उनकी नीतियों की आलोचना करना, उन्हीं की नीतियों को टारगेट करना, और बार बार जो नारे थे उनमें जो आक्रामकता थी, वो आक्रामकता उस आदमी को दावेदार बनाती है उस पद के लिए, ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर तो रहा हूं, अच्छा तो कर रहा हूं, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, आपकी दिक्कत ये है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, आप में वो आक्रामकता नहीं है, आप केंद्र को निशाना नहीं साधते, और जब आप नहीं साधेंगे तो फिर आप नहीं बनेंगे। तो ढेरों लोग नहीं बने, तो जो लोग 25 लोगों के पीछे जो व्यक्ति बैठा करता था, आज वो 25 लोग उसके सामने बैठ करके निर्देश प्राप्त करते हैं, और मीडिया में आप कहते हुए सुनते हुए पाए जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे थे, जो कि वो बात तो अपने मन से भी कह सकता है। अगर कोई अच्छी बात भी किसी मंत्री के मुंह से निकल जाए तो भी वो बोलता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो ये जो चीज है लीडरशिप की, कि आप सबको पीछे छोड़ दिया और सब लोग पीछे हैं और प्रधानमंत्री आगे हैं, तो ये तो छीना हुआ है ना, तो एक्वायर्ड है, मिला हुआ थोड़ी है, किसी ने दिया, थाली में परोस करके पद थोड़ी दे दिया कि आप आ जाइए लीजिए। नहीं, अपने अंदर की घोषणा करनी पड़ती है, अपने आप को घोषित करना पड़ता है कि आप हैं,
और आप इस लायक हैं और आप ये करेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर जन समर्थन आने लगता है। सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये जो बोल रहा है कि मैं करूंगा, ये नहीं कर सकते, ये मैं करने वाला हूं, इसने घोषणा कर दी है, तो बाकी लोग सब सहयोग करने लगते हैं। देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है वो फॉलोअर बनने को तैयार है, पूरा वर्ल्ड आपका फॉलोअर बन सकता है, बशर्ते आप लीडर बनने के लिए तैयार हो। आप लीडर बनने के लिए तैयार हो जाइए, आप आगे खड़े होने के लिए शुरुआत कर दीजिए, देखिए आपके पीछे लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तो वो सही बात, वो लीडर वाली बात, कि जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। आप खड़े होइए, आपके पीछे लोग खड़े होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि आपका उद्देश्य अच्छा है और कॉन्फिडेंस अच्छा है और आपका कर्तव्य अच्छा है, तो लाइन लंबी भी होगी और अच्छी भी होगी। नहीं तो आपने गलत लाइन लगा ली तो फिर गलत हो जाएगा, गलत लाइन लगा दी तो गलत लोग खड़े हो जाएंगे, और फिर आपकी मानसिकता के लोग खड़े होंगे, गलत मानसिकता वाले होंगे, गिराने वाले होंगे, डिस्ट्रक्टिव। फिर क्या होगा, उसका अपना एक नुकसान है। आपने गलत लाइन लगा ली और गलत लोगों का कर लिया, तो फिर वो आपको निपटाएंगे उसे, तो आपको बुरी तरह से नुकसान भी उसका झेलना पड़ता है। तो ये जो आज का संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के प्रति और ज्ञान के प्रदर्शन के प्रति, प्रदर्शन कहाँ करना है, प्रदर्शन इधर उधर मोहल्ले में नहीं करते फिरना, नहीं तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। मोहल्ले में प्रदर्शन करने से नहीं होगा, प्रदर्शन आपको करना है प्लेटफॉर्म पे, उचित प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना है। उचित प्लेटफॉर्म कहाँ होगा, जब आपको प्रदर्शन करने के लिए कहा जाए कहीं, एक चीज। दूसरा, उचित प्लेटफॉर्म, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए नेतागिरी वाली बात थी, तो वो प्रधानमंत्री का पद जो था वो उचित प्लेटफॉर्म था। आपके लिए चूंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, तो आपके लिए परीक्षा उचित प्लेटफॉर्म, इंटरव्यू उचित प्लेटफॉर्म होगा। तो एप्रोप्रिएट जो है आपको प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। तो आपका प्लेटफॉर्म है परीक्षा, तो परीक्षा के लिए आप अपने दावेदारी कैसे सिद्ध करें। आप अक्षरों को घुमा करके बनाते हैं तो भी दावेदारी सिद्ध होती है, अक्षरों को फ्लैट करके दे देते हैं तो भी दावेदारी सिद्ध होती है। तो आप अपनी दावेदारी को किस रूप में देना चाहते हैं, उनकी सजावट अक्षरों की कैसे करेंगे, वर्ड्स आप लिखेंगे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, फिर कंटेंट कितना क्वालिटी वाला होगा, कंटेंट में जो पॉइंट्स होंगे उनकी मारक क्षमता कितनी होगी, क्या पॉइंट्स सीधे पंच लाइन की तरह दिमाग में जाके घुस जाते हैं, चुप जाते हैं, या दिमाग को जाकर के एकदम झकझोर देते हैं कि ये तो बात बहुत जबरदस्त कही हुई है, और जो बिंदु हैं या उसके पॉइंट्स हैं किसी भी प्रश्न के, वो उससे विषय वस्तु से कितनी निकटता रखते हैं, आप जो लिख रहे हैं, आपको जो विषय दिया गया है उसके कितने नजदीक है। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। प्रासंगिकता मायने रखती है, विषयबद्धता मायने रखती है, आपकी स्पीड मायने रखती है, आप पूरी बात लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं, अधूरे तो नहीं छोड़ देते, अधूरा छोड़ देंगे तो कम नंबर मिलेंगे, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो भी मायने रखता है, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अगर कोई 50 ओवर का मैच नहीं खेलेगा, कम ओवर खेलेगा, तो डेफिनेटली कम रन बनेंगे। तो आप पूरा रिसोर्सेज उपयोग कर पाते हैं कि नहीं, अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी कितनी होती है, उसकी मारक क्षमता कितनी होती है, इसको देख करके तैयारी करना होती है। कई लोग सोचते हैं कि सर क्या 6 घंटा 8 घंटा या 10 घंटा रोज पढ़ने से हम आईएएस हो जाएंगे क्या, तो 10 घंटा रोज पढ़ने से आईएएस हो जाएंगे सर। वो कई लोग मेरे से जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिटी के लिए एक किताब खरीद लें तो बहुत है कि 2 किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ये एक किताब 2 किताब से नहीं, आप 50 किताब रखे रहो, ठीक से पढ़ करके आप पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो तो नहीं बात बनेगी। और एक किताब है, हमारा केवल नोट्स ही है। हम तो हमारा नोट्स पढ़ने के लिए कहेंगे आपको, पॉलिटी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, हमारा नोट्स पढ़ लो, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। वैसे तो 80-90% सिलेबस कवर करता है, लेकिन खास करके हमारा नोट्स यदि आप देखोगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो सैकड़ों किताबों के बराबर है, बहुत मेहनत से बनाया गया। आप पॉलिटी वाले पेपर में जाइए, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला हमारा नोट्स देखिए, और वो नोट्स देखने के बाद में आपको आइडिया लगेगा
एक काम करिए, पहले नोट्स देख लीजिए, फिर उसके बाद आप तमाम किताबें टटोलिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको क्वालिटी। अल्टीमेट है, आप पढ़ के देखिए, और सेम अगर आप वही लिख पाए वैसा, फिर तो बहुत मार्क्स मिल जाने। और जिस भी एंगल से पूछा जाए आपको, आप उसका जवाब देने में सक्षम होंगे। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस मोटे अंदाज वाली दुनिया में अपनी आक्रामकता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपने आक्रामकता नहीं लगी दिखाई, तो ये अंदाज बहुत मोटा है। यहाँ जीवन जीने का बहुत मोटा अंदाज है, समाज में भी, राजनीति में भी, प्रशासन में भी, कानून में भी, सब जगह कुछ भी है, कुछ भी। हमने जज लोगों को पत्रकारों से इंप्रेस होते हुए देखा। एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा किया, तो जज साहब को मैं देख रहा था, वो उससे इम्प्रेस्ड है। अच्छा, कौन से चैनल में हो आप? वो चैनल का नाम जानना चाहते थे, इम्प्रेस्ड है उससे। अरे भाई, वो अपराधी है, हम जो है यहाँ पर फरियादी हैं। हम आपके सामने फरियाद लेके आए, साहब इन्होंने अत्याचार किया, पुलिस ने मुकदमा बनाया, और पुलिस ने मुकदमा बनाया तो कोर्ट में वो खड़े हो गए अपराधी की जगह पे कटघरे में। हाँ, और आप उनसे इंप्रेस हुए जा रहे हो अपराधी से। ऐसे जज हैं, जज साहब उसको इतने अच्छे से देख रहे हो, खुश हो रहे हो, मतलब तुम तो रोज टीवी पे आते हो, वो माइक पकड़ करके, मैं रोज देखता हूँ तुमको। कौन चैनल कौन सा था आपका? अच्छा, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा चैनल है। अरे भाई, उसके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं, उनको देखो ना, उसने क्या क्या किया है। आप उस अपराधी से इंप्रेस हो। ये हमारी जुडिशरी है, ये मोटा अंदाज है ना, ये आप देखोगे पूरे देश में बहुत मोटा अंदाज है। वो अपराधी से इंप्रेस हुआ पड़ा रहता है, आप कैसे कैसे सजा देंगे उसको, उसके अपराध की? फिर हमको गुस्से से देखना पड़ा उनको कि ये क्या है, मतलब आप उससे इंप्रेस हो रहे हैं। केवल आंखों से एक क्वेश्चन हमने किया, तो उससे वो थोड़ा सा संयत हुआ और उसको लगा कि मैंने गलती किया। ये सब अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। आप जानते हैं फिर कितना सिनेमा बना हुआ है कि पुलिस वाला जो है वो अपराधी को कुर्सी देता है, चाय पिलाता है, कंधे पे हाथ रख के घूमता है, और जो पीड़ित है उसके साथ क्या होता है, उसको भगा दिया जाता है, पीड़ित की हालत खराब हो जाती है, बल्कि उसको और पीट देता है। अभी आप पूरे देश में लॉकडाउन में किनको मार खाते हुए देख रहे हैं? ये अपराधी हैं, ये लोग सारे लोग अपराधी हैं जिनको आप मारा जा रहा है। अपराधी तो सब मौज कर रहे हैं, वो तो सब मिले हुए हैं पुलिस के साथ। किनको पीटा जा रहा है अनुशासन के नाम पर, और महामारी में कर्फ्यू के नाम पर किनको पीटा जा रहा है? निर्दोष लोगों को, निरपराध लोगों को, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर को, जिसका घर नहीं है उसको पीटा जा रहा है, भूखे को पीटा जा रहा है। तो बहुत बुरी दुर्दशा है। तो आप जब समाज में निकलेंगे, काम पे निकलेंगे, तब आपको ये सब विसंगतियां, ये सब असमानताएं दिखाई पड़ेंगी, और आप कहेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम काम करने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यही परिस्थितियां रहेंगी, इन्हीं परिस्थितियों में आपकी नौकरी लगेगी, और इसी के लिए आपको तैयारी भी करनी चाहिए, और वहां जाकर के अच्छी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो मोटी अंदाज की ना हो, थोड़ा अनुशासित अंदाज हो, और जो तरीका हो मेजरमेंट का, पैमाना, तो वेट और मेजर के थोड़ा सा केमिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस जैसा अंदाज हो, जिसमें बहुत छोटे छोटे मिलीग्राम में भी बाट को रखा जाता है, वेट्स को रखा जाता है, और उन वेट्स को रख करके आप तोल तोल करके आप डालते हैं। तो इसलिए हमारे एक सर थे, वो बताया करते थे, जापान के स्पेशलिस्ट थे, तो बोलते थे मैं जापान में 10 साल पढ़ाया मैंने, तो वहां के लोग जो किचन में रखते हैं तो केमिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस जैसा रखते हैं, फिजिकल बैलेंस जैसा रखते हैं, और जो भी मसाला डालते हैं या जो कुछ भी वो खाने में डालते हैं तो बड़ा नाप तोल करके डालते हैं। हमारे यहाँ तो 6-7 तरह के अलग अलग साइज के चम्मच होते हैं किचन में, तो तेल डाला जाना है, कोई मसाला डाला जाना है, या कोई कुछ भी, तो वो बस ऐसे भर के और उसको डाल दिया। उसको कोई वजन करता है, किसी दिन 50 ग्राम डल जाता है, किसी दिन 70 ग्राम डल जाता है, किसी दिन 20 ग्राम डलता है, तो अंदाज ही नहीं, मिलीग्राम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आप वहां के लोगों की जो लाइफ स्टाइल देखेंगे, उनका जो रहन सहन का तरीका देखेंगे, उनकी जो फिजिकल जो स्थिति देखेंगे, तो आप उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है हमारे और उसमें।
उनकी स्फूर्ति में और हमारे में भी बहुत अंतर होता है। तो ये सभ्यता विकसित होने में, ये लेवल आने में अभी टाइम लगेगा देश को, दुनिया को। तो अभी तो दुनिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया ही कोरोना में उजागर हो गई है कि कहीं पर भी कोई बारीक अंदाज नहीं है जीवन जीने का, बहुत मोटा अंदाज है। और इसी मोटे अंदाज के कारण अब ऐसा लग रहा था ना जैसे कि 24 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ, 24 मार्च को, तो 8 बजे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि 12 बजे जो है लॉकडाउन हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि मतलब 12 बज के 1 मिनट पे बहुत सारे कोरोना के वायरस जो है ना एक रेस लगाने वाले हैं इंडिया में। उससे पहले वो नहीं है। कमाल है, मतलब 12 बजे ही वायरस आएगा क्या? उसी समय लगेगा क्या? और उससे पहले नहीं है। तो यही हम कह रहे थे कि बहुत मोटा अंदाज है। आपके यहाँ दिसंबर जनवरी में आ गया, आपको पहला रिकॉर्ड, आपको लगता है पहला रिकॉर्ड जो आपने किया, पहली बार आपको 30 जनवरी को देखने को मिला है। 29-30 जनवरी को आपके निगाह में पहली बार आया, ऐसा नहीं भारत में पहली बार आ गया। भारत में पहली बार हो सकता है नवंबर में ही आ गया हो। वुहान से रोज फ्लाइट चल रही थी, वुहान से दिल्ली की फ्लाइट आपकी रोज की है। अब रोज चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं, कंटेनर में कितने सामान आ रहे हैं, समुद्र किनारे कितने सामान उतर रहे हैं चाइना से आके। तो आपको लगता है कि कोरोना वायरस जो है वो 30 तारीख को आया है, यानी 14 जनवरी को, 15 जनवरी को संक्रांति पे नहीं आया है, बहुत पहले आ गया है। ढेरों लोग पहले बीमार होकर के ठीक हो गए और ढेरों मर गए, और उन्होंने फिर बहुत सारों को कोरोना भी फैला दिया। अब आप अंतिम संस्कार में 15-20 लोगों को बिठा लो, लेकिन बाद में पहले तो बहुत हुआ। ये है कि आप देर से चेते हो, आपको अकल बाद में आई है, आपको बाद में समझ में आया है, आपके वैज्ञानिकों को और आपके डॉक्टरों को बाद में पकड़ में आया है, आपको बाद में लगने लगा कि ये सिम्टम्स उसके हैं, उसके जैसे सिम्टम्स, उसके जैसे बुखार, उसके जैसी चीजें सब हो चुके हैं, पहले से हो गई हैं और पहले फैल चुका है जितना। तो इतना नहीं है, ये इतने मोटे अंदाज से ये आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, लॉकडाउन एक प्रक्रिया है और पूरा दुनिया उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है उपयोग कर रहा है। आपने भी किया, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यही एक सॉल्यूशन है और यही आपने एक अच्छा निर्णय ले लिया था और यही दुनिया का सबसे अच्छा निर्णय है। बहुत मोटा अंदाज है। जितना बारीक वायरस है उसके हिसाब से तो ये भयंकर, हाथी हाथी और चींटी जितना बड़ा अंतर है। क्योंकि आपका जो अंदाज है वो हाथी जैसा अंदाज है और वायरस है चींटी जैसा। तो हाथी और चींटी की साइज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके अंदाज में है, यानी अंदाज से मतलब यहाँ पर आपके अनुमान में है। आपने अनुमान बहुत गलत लगाया, बहुत मोटा अनुमान है आपका। तो ऐसा प्रिजम्पशन कभी काम नहीं आता और ना ही इससे कल्याण हो सकता है। ऐसे मोटे प्रिजम्पशन वाली दुनिया में आपको सिद्ध करना है, मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इतने मोटे अंदाज वाली दुनिया में अपने को सिद्ध करने की कोशिश आप करेंगे तो आपकी कितनी तैयारी होनी चाहिए, आपकी आवाज कितनी बुलंद होनी चाहिए, यानी हाथी को सुनाई दे आप चींटी हैं और हाथी को सुनाई दे और हाथी रुक जाए, उतनी तेज आवाज आपकी होनी चाहिए। तो चींटी के रूप में आपके प्रयास होंगे और हाथी के रूप में बाधाएं होंगी या आपके विरोधी होंगे, तब आपकी लड़ाई है। चींटी हाथी की लड़ाई में मुझे लगता है कि चींटी को जीतना है तो क्वेश्चन को युक्ति भिड़ानी पड़ेगी। तो कहानी में आपने युक्ति देखी थी, ऐसी युक्ति पूर्वक आपको टेक्टफुली और आपको पूरी रणनीति के साथ युद्ध में उतरना पड़ेगा, तब आप जीत पाएंगे। लेकिन हम बताएंगे आपको तरीके कि इस लड़ाई में कैसे जीतते हैं, कैसे हराते हैं, बड़े से बड़े अनुमान मोटे अंदाज वालों को कैसे ठिकाने लगाना है, उनकी अकल कैसे ठिकाने लानी है। यही सीखने के लिए जो है हम आपसे रोज क्लास में बात करते हैं और मुझे लगता है कि आज की बात भी आपको जगाएगी, झकझोरेगी, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए, क्या अनुभव रहा हमारी बात सुनने का, कमेंट बॉक्स में कंफर्म कीजिए, फिर हम क्लास शुरू करते हैं फिर से। हम्म
तो मैं आपको चलिए, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो आपको एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, 2 मिनट आप इसको देखिए। हालांकि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखने लायक नहीं है, मैं पॉइंट से निकाल देता हूँ, पॉइंट से देखिए। तो जितने नोट कर सकते हैं आप नोट करिए, बाकी तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लेंगे, मुझे पता है। पढ़िए जरा इसको, फिर करते हैं।
तो यहाँ लेखक जो है कह रहे हैं कि लॉकडाउन स्ट्रेटजी जो है वो इल एडवाइज थी और इल इम्प्लीमेंटेड थी, यानी और अच्छे से लॉकडाउन किया जा सकता था, या हम लॉकडाउन के अल्टरनेटिव के बारे में भी सोच सकते थे। खास करके इसका इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर ग्रेजुअल ओपनिंग। अब तो ग्रेजुअल ओपनिंग जो है वो करनी ही चाहिए। बहुत समय हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो लॉकडाउन जो आपको करना ही था तो ढंग से करना था, और जो किया है वो उतना अच्छा नहीं है, इफेक्टिव नहीं। So first case was reported in China on November 17, 29 and new coronavirus announced, यानी नोवेल कोरोना वायरस जो है वो दिसंबर 29 में अनाउंस हो गया, उन्होंने WHO को बता दिया। But the panic button was pressed only 60 days later, giving enough time for the virus to spread. तो ये तो बहुत वायरस के फैलने के लिए पर्याप्त समय था। तो वुहान लॉकडाउन देखो आप, they kept extending the lockdown and lifted it only after 76 days. In parallel, Italy went from 3 cases to the highest death toll of outside China. तब है ना, उन्होंने लॉकडाउन अपना जो है वो कर दिया था। इंडियन केस आफ्टर 47 days of lockdown, इंडिया हैड 46,000 केसेस। ये उस समय की बात है, 47 days जब हो गए थे तब की, एंड 1571 डेथ्स। So where is India headed? The Wuhan way or Italy way? Perhaps something else. ना तो वो इस तरह है वुहान की तरह, ना इटली की तरह। How India was saved? Today India is not collapsing in terms of number or of deaths. How come? Some claim something special in Indians immunity. तो कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो इम्यूनिटी है वही बहुत स्पेशल है। स्पेशल कुछ नहीं है, टेस्ट ही नहीं किया, बीमार होकर ठीक हो गए, जिनको मरना था वो मर भी गए। और BCG वैक्सीनेशन, हायर एम्बिएंट टेम्परेचर्स एक्सेट्रा, केसेस इन साउथ इंडिया आर आल्सो हायर नंबर। तो अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर साउथ इंडिया में तो उतने नंबर नहीं होने चाहिए। सो व्हाट अबाउट कम्युनिटी स्प्रेड? अनलेस 100% टेस्टिंग इज डन, it is not possible to deduce about this aspect कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है? क्योंकि आपने 100% टेस्टिंग किया है क्या? नहीं। only aboard a cruise ship Diamond Princess was everyone tested। केवल एक क्रूज शिप जो था डायमंड प्रिंसेस जापान वाला, वहां पर 100% टेस्ट हुआ, but not in any country, and 80% of all infected were asymptomatic, and aboard USS Theodore Roosevelt where 60% of infected were asymptomatic। यानी कि 100% टेस्टिंग जहां हो रही है ना, 100% टेस्टिंग, वहां पर जो केसेस मिले हैं, तो जो डायमंड प्रिंसेस शिप था क्रूज, वहां पर जो 100% टेस्टिंग हुई, तो वहां उसमें 18% जो लोग थे इस शिप पे, इस जहाज पे, वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनमें कोई लक्षण ही नहीं थे और उनमें कोरोना था। और USS थियोडोर रूजवेल्ट, जो USA का वो है युद्धपोत वाला जहाज, उसमें 60% ऑफ इन्फेक्टेड वर एसिम्प्टोमेटिक। तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनमें कोरोना है, और मान लिया जाए वो सब जगह घूम रहे हैं, आप तो उसका थर्मल वाला वो लेके बैठे हो स्कैनर, या आप किसी दूसरी तरीके से उनका टेस्ट कर रहे हो, या नहीं भी कर रहे हो, तो ऐसे में तो फैला रहे ना। तो यही तो बात मैं अभी आपको मोटे अंदाज वाली बोल रहा था, ये तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। यूरोपियन एक्सपीरियंस, mortality in Germany has been lower than in France or UK। जर्मनी की mortality तो कम है फ्रांस और यूके से, because perhaps the average age of infected was just 40+ years। Germany contained without lockdown, just like South Korea। Sadly, the virus had reached vulnerable cases in UK, France and Spain by the time they went for lockdown। तो ये जब तक वो लॉकडाउन तक गए तब तक उनके पास बहुत सारे वनरेबल क्लासेस में ये केसेस चले गए। और
साउथ कोरिया और ये एक अलग तरह के एग्जाम्पल है। कल मैं आपसे स्वीडन के बारे में बात कर रहा था, तो स्वीडन का केस बिल्कुल अलग है ना, जहां उसने लॉकडाउन नहीं किया, उसके बावजूद जो है उसने सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट एरिया बना करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। नेगेटिव प्रेशर एरियाज क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर एरिया। सो ऑल कोविड पॉजिटिव केयर एरिया in China are negative pressure areas where the air flows washes away virus rich aerosols that otherwise make ICUs death chambers। तो नहीं तो ICU जो है सारे के सारे डेथ चैम्बर हो जाते हैं, ठीक है ना। दरअसल क्या है कि एरोसोल में ये वायरस बहुत देर तक टिकता है ना। कल तो मैं रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें वो बता रहे कि बातचीत करने से भी, आमने सामने अगर फेस टू फेस आप बात करेंगे तो भी 5-6 फीट तक, 6 फीट दूरी से यदि आप बात कर रहे हैं तो चांसेस कम है। अदरवाइज 6 फीट से कम दूरी पे आप बात कर रहे हैं आपस में तो भी वायरस के फैलने के चांस, क्योंकि इसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, वो हवा में रहती हैं बहुत देर तक और वो फैला देती हैं। तो ये है कि बहुत सारे लोग मर नहीं रहे। अब अमेरिका में जो आप 14-15 लाख लोग जो है वो आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से 15 लाख में से 14 लाख तो नहीं मरेंगे, 1 लाख के आसपास मरेंगे। तो 15 लाख में से 14 लाख नहीं मरेंगे, तो जो 14 लाख अगर लोगों को आपने टेस्ट नहीं किया होता और मान लीजिए 1 लाख लोगों को टेस्ट किया होता तो 10,000 मरते और 90,000 बीमार जो होते वो ठीक हो जाते। तो आप यही बोलते कि हमारे यहाँ 1 लाख केसेस हैं, लेकिन चूंकि आपने कम से कम 30-40 लाख लोगों को टेस्ट कर लिया तो 15 लाख बीमार निकल आए, है ना। तो जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा लोग बीमार निकलेंगे, ये बात पक्की है। आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपके यहाँ बीमार की संख्या कम रहेगी। चलिए, टेस्टिंग alone doesn't work. The US case indicates clearly that more testing is not the solution as such. केवल टेस्टिंग ही सॉल्यूशन नहीं है। मिस्टेक इंडिया में क्या हो गया? The entire methods of Feb and March 2020 were wasted in hoping that infection would not spread. पूरा फरवरी और मार्च हमने इस आशा में कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा या नहीं फैला होगा, इसमें निकाल दिए। Another aspect is that since health is a state subject, दूसरा सब ये रहा कि हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा, ठीक है। Things were difficult to manage from the beginning. Also, quarantine has had deleterious mental health effects, है ना, on many। अब देखो, अभी जहां जहां क्वारंटीन किया हुआ है ना, तो क्वारंटीन सेंटर की हालत बहुत खराब है, बहुत गंदे क्वारंटीन सेंटर है और इतने गंदी जगह है और इतना ये कि वहां आदमी और बीमार पड़ जाए, और ऐसी परिस्थितियों को देख करके और दिमाग खराब हो जाता है। तो उनको मेंटल इलनेस जो है वो ज्यादा आ रही है, मेंटल इलनेस ज्यादा आ रही है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, वहां साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दो इट्स एसेंशियल टू कंटेन द स्प्रेड, तो वो उनको आवश्यक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉकडाउन वाज नॉट नीडेड इन इंडिया, है ना। हेड इंडिया टाइम, अब ये तो बहुत खतरनाक पॉइंट है कि लॉकडाउन होने की जरूरत नहीं थी। अब ये लेखक के अपने विचार हैं, हम लोग लॉकडाउन से सहमत भी हैं, खास करके मैं पर्सनली। और लॉकडाउन के टाइमिंग और उसके तरीके और उस पर बहुत सारी बहस हो सकती है। लेकिन लॉकडाउन तो अब चूंकि इंडिया में यदि लॉकडाउन नहीं करते तो डेफिनेटली संख्या और ज्यादा होती, पर अभी कम है, ये किसने कह दिया? ये भी गलत है कि अभी आप मान रहे हैं कि आपके पास संख्या बहुत कम है। तो हेड इंडिया टाइम्ड इट्स टेस्टिंग एंड कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अर्ली ऑन वेल। ये बात तो सही है कि इंडिया को ये सब फरवरी मार्च में टेस्टिंग और कंटेनमेंट सब करना चाहिए था। हमने सबसे पहले लॉकडाउन किया, कंटेनमेंट और टेस्टिंग बाद में शुरू किया। इट कुड हैव अवॉइडेड द हार्श लॉकडाउन। तो ये इतना खतरनाक जो लॉकडाउन आपने किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्वीडन डिड इट, स्वीडन ने ये सब किया। स्कूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ओपन,
physical distancing is mandatory, but some claim that this herd immunity model may be deadly, कि ये जो herd immunity model है ये उतना फायदेमंद. India's public health care over the decades, these have only weakened with private corporates taking over. ये लो आपका पब्लिक हेल्थ केयर वाला सिस्टम जो है, आपको पता है कि जितने बड़े सेलिब्रिटीज और जो लोग हैं उन सब ने इलाज कहाँ करवाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में. और फिर आयुष्मान भारत इज सिंपली एन इंश्योरेंस स्कीम, फर्दर रूइनिंग पब्लिक हॉस्पिटल्स. तो आप तो जानते हैं कुल मिलाकर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आयुष्मान भारत के तहत जो है वो इलाज हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम होने की वजह से. तो सरकार उसमें पैसा डाल देगी या इंश्योरेंस कंपनियां भी डालेंगी. सिंस पॉलिटिशियंस एंड they must only visit private hospitals now, they don't care about public facilities. पॉलिटिशियन इस प्रकार की कोई चीजें जो है आप जानते ही हो, कभी भी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कहाँ कराते हैं पॉलिटिशियन. यूके पीएम बोरिस जॉनसन वाज ट्रीटेड इन एनएचएस पब्लिक हॉस्पिटल. तो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो एनएचएस पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज कराया ना. तो हमारे यहाँ का कोई करा सकता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर उसको कोरोना हो जाए तो? नहीं, वो नहीं कराएगा. वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में. तो ये बुरी स्थिति है. ठीक है, चलिए. टोटल लॉकडाउन. इंडिया वाज ट्रीटेड टू दिस न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन. अब उन्होंने, लेखक ने जो है इसको न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन बोल दिया, परमाणु बम जैसा ऑप्शन है. एंड इट विल हैव सीवियर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. पीपल विल स्टार्व टू डेथ. ए सी ऑफ ह्यूमैनिटी इज वॉकिंग ऑन द हाईवेज. आप देखते हो ना, मानवता का समुद्र सड़कों पे चल रहा है. हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पे जो सैलाब आपको देखने को मिलता है लोगों का. Remember that a functional vaccine is still far away in 2021. यानी 2021 से पहले किसी वैक्सीन का आना और उसका कारगर हो जाना बहुत मुश्किल है. It is time for opening up in India now. और अब ये समय है कि हम भारत को खोल दें. As an economic devastation awaits us otherwise. अन्यथा इकोनॉमिक डिवास्टेशन, हमारी आर्थिक पतन जो है वो हमारी राह देख रहा है. ठीक है, तो ये अच्छा यूजफुल आर्टिकल है लॉकडाउन के ऊपर. पक्ष में विपक्ष में आपको विचार रखने हैं, फिर बैलेंस्ड व्यू भी रखना है. तो आप बैलेंस्ड व्यू बनाएं, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है. चलिए. वुमेन द मोस्ट अंडररेटेड कैजुअलिटी ऑफ कोविड-19. महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. तो स्टिमुलस पैकेज फेल्स टू चीयर मार्केट्स. अब स्टिमुलस पैकेज आ गया तो उसके बाद तो मार्केट एकदम ऊंचा उड़ जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ फाइनेंशियल पैकेज टू कॉम्बैट द कोविड-19 इंड्यूस्ड स्लो डाउन फेल टू एंथ्यूज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ऑन थर्सडे. पहली बार जो है आप देख रहे हो थर्सडे को कि ये ऐसा हुआ, लेकिन वापस कहाँ गया? यहाँ चला गया. तो ये बड़ा खतरनाक चीज है. क्यों नहीं? क्योंकि उसका कारण ये है, नो डिमांड स्टिमुलस. A large part of the fiscal package seems to have been exhausted with no demand stimulus. दरअसल आपने वो जो विजय बनर्जी बोल रहे हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये आप डिमांड साइड वालों को पैसा नहीं देंगे तो लोगों में डिमांड नहीं रहेगी तो मार्केट कैसे बढ़ेगा. तो आप अगर केवल और केवल ये पैकेज जारी कर दिया आपने और यदि जनता के हाथ में कैश नहीं दिया तो जनता को कैश देना पड़ेगा. जनता को कैश यदि आप दे देंगे तो फिर मार्केट अपने आप चल निकलेगा, क्योंकि लोग खरीदारी करेंगे और खरीदारी करेंगे तो फिर प्रोडक्शन भी होगा, तो फिर रोजगार भी होगा और सारी चीजें होंगी. तो केवल स्टिमुलस पैकेज दे देने से बात बनेगी नहीं. तो वही आना पड़ेगा, न्याय योजना और जिसको
कहा था यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि सभी लोगों के पास पैसा हो। ये WTO से रिलेटेड था, जो आपसे बात हो चुकी है। द राइट टू बी हर्ड, रेखा शर्मा जो है ये लिख रही हैं मैडम, जजेस शुड बी लार्ज हार्टेड, नॉट गेट अनड्यूली perturbed by criticism। दरअसल क्या है कि अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण या ऐसे और बहुत सारे लोगों की याचिकाओं पर ये कहते हुए कहा कि आप तो आलोचना करते रहते हैं, हमारी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, कोर्ट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप सुनने लायक नहीं, आपको नहीं सुना जाएगा। तो मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज होगी कि जजेस जो है पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। तो जजेस डिमांड, जस्टिस डिमांड दैट जजेस कीप देयर ईगो असाइड, ईगो जैसा। दरअसल क्या है ना कि जज अगर ईगो रखने लगेंगे कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की थी इसलिए मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, तो फिर जुडिशरी तो मतलब वो हो गई ना उस तरह से। ये कोई प्राइवेट जुडिशरी थोड़ी है, तो गवर्नमेंट का है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड फोकस ओनली ऑन व्हाट्स लीगल एंड व्हाट्स नॉट। तो यहाँ ये मैडम यही बोल रही हैं कि क्या लीगल है और क्या नहीं है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए, बल्कि अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए कि किसने क्या कहा था आपको। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स धर्म। तो रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता एंड मदन लोकुर हैव क्रिटिसाइज्ड द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑलमोस्ट इंडिकेटिंग इट। दे lamented the manner in which the former CJI Ranjan Gogoi handled the case of sexual harassment against himself. He presided over the bench and did not even sign the order that exonerated him. तो दरअसल क्या है, उनके खुद के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगे थे, उसके बावजूद वो बेंच पर बैठे अध्यक्षता की उन्होंने। तो रॉन्ग प्रायोरिटीज फॉर केसेस, तो ये जो प्रायोरिटी दी जाती है ना केसेस की, इसके ऊपर बात हो रही है कि ये जो प्रायोरिटी ठीक से नहीं देते, गलत प्रायोरिटी। तो द जजेस वर हैप्पी with the manner in which important cases were being handled. The cases involving big money are listed quickly। ये देख लिए अगर ज्यादा पैसा अगर कहीं है तो उनको ज्यादा उनको पहले जो है लिस्टेड कर दिया जाता है। बट दोज इन्वॉल्विंग जूनियर लॉयर्स टेक टाइम, बट हुज इन्वॉल्विंग जूनियर लॉयर्स टेक टाइम, तो उनको ज्यादा समय लगता है। तो एक केस इन पॉइंट, रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी केस, cases related to fundamental rights are pending, but this case went ahead। आपने अर्नब गोस्वामी वाला जो केस है उसको तो आगे बढ़ा दिया। बहुत सारे केसेस हैं जो फंडामेंटल राइट्स के हैं, वो पेंडिंग है। तो हेट स्पीचेस, हेट स्पीच के बारे में, मेनी पॉलिटिशियंस मेड डेंजरस हेट स्पीचेस इन अर्ली 2020 लीडिंग टू कम्युनल वायलेंस। खास करके जो दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसके ऊपर बात चल रही है। द सुप्रीम कोर्ट डिड नथिंग। दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस बीजेपी सब नेताओं पे तमाम प्रकार के आरोप लगे कि इन्होंने ऐसी स्पीच दी जिससे दंगे फैले, पर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं किया। बट इट इंस्टीड चूज टू कैस्टिगेट द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लाइक हर्षमंदर। अब ये हर्षमंदर वाले केस में द एसजी टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट मंदर इंस्टिगेटेड पीपल। तो एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट विदाउट हियरिंग मंदर। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है कि आप मतलब हर्ष मंदर से नाराज हैं कि वो आपको समय समय पे ऐसा बोलते रहे हैं, तो ये ओनली वन वर्जन डिसाइडिंग केसेस। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है कि आप उसको सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो बड़ा इंसल्टिंग बोलते हैं। माइग्रेंट लेबरर्स के मामले में, डिस्पाइट इट बीइंग पब्लिक नॉलेज दैट माइग्रेंट वर्कर्स वर इन डिस्ट्रेस, the Supreme Court simply slammed the PIL lawyers for filing such cases। अब आपने देखा है कि प्रशांत भूषण जो है वो ये केस लेके गए थे। The plight of the laborers did not figure anywhere, but Supreme Court's reputation mattered। देखिए, प्रशांत भूषण अगर ये बात लेके जाते हैं कि सड़कों पे सैलाब आया हुआ है और मजदूर बहुत परेशान है, माइग्रेंट लेबर के साथ ठीक नहीं हो रहा, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, उनके साथ ये होना चाहिए, तो
उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उसके बजाय कोर्ट कह रहा है कि नहीं आप तो फालतू ही बहुत बार हर बार ऐसे ही कुछ तो भी लेके आ जाते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट का ख्याल भी नहीं रखते। हाँ, और ऐसे में क्या बोला, डिनाइंग हियरिंग। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड डिनाइंग हियरिंग टू एक्टिविस्ट एंड लॉयर्स बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव एक्सप्रेस अबाउट द कोर्ट। यानी आपने कोर्ट के अगेंस्ट पहले कभी बोला, इस आधार पे हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। दिस इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू बीइंग हर्ड। ये तो फंडामेंटल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है। तो आप आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेक इट अवे, बट इट हैज। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया ना ऐसा कि उसने अपने विरोधियों की याचिका लेने से भी मना कर दिया, और सोशल मीडिया पे सारे लोग सरकार के जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो सब जश्न मनाने लगे। देखो प्रशांत भूषण को आईना दिखाया, देखो इनको हर्षवर्धन के साथ क्या हुआ। अरे भाई, अर्णब गोस्वामी के टाइम पे भी सोशल मीडिया में सारे लोग जश्न मना रहे थे कि क्या हो गया, ये देखो पहले। अरे तो ये क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है कि क्या है भाई? तो मतलब आपका कोई आलोचना करता है या आपकी बाहर कोई कुछ कहता है, तो मतलब आप अपना पर्सनल ईगो लेके बैठ जाएंगे। हाँ, पर्सनल ईगो है कि कानून के हिसाब से काम करेंगे, संविधान के हिसाब से काम करेंगे? ये तो थोड़ा सा पंगा वाला काम है भारत में। ये मैं आपको मोटे अंदाज की बात बता रहा था ना शुरू में, ये आ गया देखो। यानी कि अगर आप उसके चापलूस हो, या आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बाहर मीडिया में तारीफ करते हो, तो आपका केस पहले हो जाएगा, या आप सरकार के चापलूस हो तो आपका पहले हो जाएगा, नहीं तो आपको बाहर बाहर कर दिया जाएगा। दिख रहा है ना आपको, यही चीज है। इसका मतलब हमारे जुडिशरी की जो पोल पट्टी है वो बाहर आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर देखिए, ए वर्ड ऑफ कॉशन। It must also be noted that no one should criticize the court in if the verdict is not what they expected. अगर उनके हिसाब से वर्डिक्ट नहीं आया तो कोई भी उसकी आलोचना नहीं करता। Courts remain the only shield against the tyranny of the state. Lawyers must ensure courts are not undermined. तो ये तो होना ही चाहिए, ये सावधानी रखनी चाहिए। Judges hear this. It is crucial for judges to be large-hearted and not get disturbed by criticism. तो ये मैडम यही कह रही हैं कि ये क्रूशियल है जजेस के लिए कि वो बड़ा दिल रखें और डिस्टर्ब ना हो, क्रिटिसिज्म से डिस्टर्ब ना हो। एन एग्जांपल, द मीडिया इन यूके कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट जजेस एनिमीज ऑफ द पीपल। ये लो भैया, यूके में जो मीडिया है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्या बोलता है? एनिमीज ऑफ द पीपल, यानी लोगों का दुश्मन। When the court ruled that Parliament and not the PM had the power of trigger Article 50 to commence Brexit, हुआ था ना EU से अलग होने का, the Supreme Court remained silent on it. तो सुप्रीम कोर्ट तो उस समय में चुप रहा। तो जस्टिस above all, judges cannot allow their personal anger and sensitivity to override and crying need to deliver justice. तो ये तो बखिया उधेड़ के रख दी है मैडम ने जजेस की कि ये आप जो है अपना पर्सनल एंगर, सेंसिटिविटी, ये सब साइड में रखिए और यहाँ पर जस्टिस दीजिए, है ना। आपको न्याय देना चाहिए, आप न्याय देने के लिए बैठे हैं तो आपको न्याय देना चाहिए। तो कमाल की चीज है जुडिशरी के ऊपर। मुझे लगता है जुडिशियल रिफॉर्म में आप इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं।